हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन मेडिकल स्टडीज। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हुए हैं। इस चैनल पर हमने इससे पहले भी बहुत से मेडिकल लेक्चर्स थे, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर डाल दिए गए हैं और साथ ही हम बहुत सी लाइव स्ट्रीम भी जो है चैनल पर डेली बेसिस पर कर रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा जो टारगेट है वो 10 के सब्सक्राइबर का है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज वालों के साथ, सबके साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ओवर टू द टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहेगा ईसीजी के ऊपर। और बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, अगर आपको ईसीजी देखना आती हो तो इससे अच्छी बात और कोई सी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको बहुत से लोग जो रहते हैं आपके रिलेटिव्स या फिर आपकी जान पहचान के, कभी कभी आपके हाथों में ऐसी रिपोर्ट्स थमा देते हैं और कहते हैं कि ले बेटा बता इसमें देख के मुझे कि क्या चीज़ है। तो अगर आप ये चीज़ सीख जाते हो तो आपको जो ईसीजी रहेगी वो थोड़ी बहुत देखना आ जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, एंड तक देखना। आज हम बात करेंगे ईसीजी के ऊपर। ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से भी जाना जाता है और शॉर्ट फॉर्म में ईकेजी भी कह सकते हैं। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अब बात आती है ईसीजी क्या शो करता है। तो ईसीजी क्या शो करता है, जो हमारा हार्ट होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है उन सबको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर कौन कौन सी गतिविधियां जो है वो हो रही है। उसको ये पेपर पे क्या कर देता है, प्रिंट कर करके दे देता है। उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो और ईसीजी की रिपोर्ट देखते हो तो कुछ इस टाइप से जो आपको इमेज में शो हो रही है, इस टाइप से जो रिपोर्ट होती है वो देखने को मिलती है। इस रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जिग जैग और काफ़ी ज़्यादा लाइनिंग्स जो है वो दिखाई दे रही है। तो जब आप इसको देखते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आता है कि इसको कैसे पढ़ना है और क्या ये रिपोर्ट जो हमें शो करना चाहती है। तो इसी को मैं आपको आज पढ़ना सिखाऊंगा, समझना सिखाऊंगा कि कैसे आप देखते से ही ईसीजी को जो है वो समझ सके। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से जो है वो समझ में और क्लियर होगी। उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। चलिए हम हमारे टॉपिक पे कंटिन्यू बने रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे 12 लीड ईसीजी क्या होता है। तो जब भी हम 10 इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं, इंडिया में ज़्यादातर जो रहती है वो आपकी 12 लीड ईसीजी रहती है, जिसमें से हम 10 लीड जो रहते हैं वो प्लेस्ड करते हैं। तो जो 12 लीड ईसीजी होती है उसमें आपकी 12 पेयर होती है, जिसमें आपकी एक पेयर होती है लिम्ब लीड, एक होती है ऑगमेंटेड लीड और एक और आती है आपकी चेस्ट लीड। इनमें से जो लिम्ब लीड होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3, लिम्ब 1, लिम्ब 2 और लिम्ब 3। और जो आपकी ऑगमेंट लीड होती है ये भी 3 होती है। ये कौन कौन सी होती है, पहली होती है एवीआर, ऑगमेंटेड वोल्टेज राइट। सेकंड होती है एवीएल, ऑगमेंटेड वोल्टेज लेफ्ट। और आपकी लास्ट थर्ड नंबर पे आती है एवीएफ, ऑगमेंटेड वोल्टेज फुट। तो ये 3 आती है आपकी ऑगमेंटेड लीड के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आती है चेस्ट लीड। चेस्ट लीड के अंदर कौन कौन सी लीड्स आती है, और ये 6 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, V1, V2, V3, V4, V5 और आपकी लास्ट V6। तो ये 6 आपकी क्या होती है, चेस्ट लीड्स होती है, ठीक है। तो ये टोटल जो 12 होती है, ये 12 ईसीजी लीड्स जो होती है आपको दिखाई देती है। तो अब हम देखते हैं जो ईसीजी पेपर होता है उसमें जो 12 लीड्स होती है कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगी। तो अब आप देखिए जो सबसे पहले आपकी आती है वो होती है लिम्ब लीड। तो जो आपकी लिम्ब लीड होगी ये यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे 1, 2 और ये 3, ये तीनों आपकी हो गई लिम्ब लीड, ठीक है। ये हो गई आपकी तीनों लिम्ब लीड की पोजीशन। इसके बाद में चलते हैं तो आपकी आती है ऑगमेंट लीड। जो ऑगमेंट लीड होती है वो कहाँ कहाँ पर शो होती है पेपर में, ये भी 3 होती है, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है एवीआर, एवीएल एंड एवीएफ। ये भी 3 टाइप की होती है ऑगमेंट लीड। इन सब के बाद में आती है आपकी चेस्ट लीड, और ये कितनी होती है, ये बेसिकली 6 टाइप की होती है, जैसे V1, V2, V3, V4, V5 और V6। और यहाँ पर इन सबकी आपको पेपर में दिखाई दे रही है, सारी की सारी क्या है, पोजीशन से। ये जो है यहाँ पर सारी लीड्स आ गई समझ में, लिम्ब लीड, ऑगमेंट लीड एंड चेस्ट लीड, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्सेस जो रहेंगे वो पेपर में दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें आपने देख ली है। इनमें 12 की 12 लीड की जो कॉम्प्लेक्स 12 की 12 लीड्स जो है वो आपको दिखाई इसमें दे रही है। इसके अलावा आपको एक नीचे एक और लाइन दिखाई दे रही है, जो ये लाइन है ये और आपको दिखाई देगी। तो इसको आप क्या बोलोगे, तो इसे कहा जाता है रिदम स्ट्रिप, ठीक है। क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या होता है, रिदम स्ट्रिप। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम रिदम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी रिदम कितनी है। ये चीज़ें इस लाइन से क्या होती है, कैलकुलेट की जाती है। साथ ही जो हार्ट रेट होता है वो भी हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये वाली जो स्ट्रिप होती है किस काम में आती है, रिदम और हार्ट रेट को
कैलकुलेट करने के काम आती है। आया समझ में? तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि हाउ टू रीड ईसीजी पेपर। कैसे जो ईसीजी पेपर होता है उसको रीड किया जाता है। तो ईसीजी पेपर रीड करने से पहले आपको जो ईसीजी पेपर है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से जो वो ईसीजी रहेगी आपकी वो आप रीड कर पाओगे। तो जो आपको ईसीजी पेपर दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक सबसे छोटा वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है? इसे कहा जाता है स्मॉल स्क्वायर। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मतलब कि क्या है, जो आपकी ईसीजी मशीन होती है उसके अंदर से 0.04 सेकेंड के अंदर जो ये एक स्क्वायर होता है छोटा, ये पास होता है। और जैसे छोटा स्क्वायर है, स्मॉल स्क्वायर है, वैसे ही एक लार्ज स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो आपका लार्ज स्क्वायर होता है ये कितने सेकेंड में मशीन से पास होगा? ये होगा 0.2 सेकेंड्स में पास हो पाएगा। और जो आपके नीचे 5 लार्ज स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे आपके जो रहेंगे वो पास होंगे 1 सेकेंड के अंदर। विद इन 1 सेकेंड के अंदर ये पांचों लार्ज स्क्वायर जो है वो पास हो जाएंगे, ठीक है। ये बात बहुत ही ज़्यादा याद रखने लायक है, नोट कर लेना। जो 5 लार्ज स्क्वायर होते हैं वो 1 सेकेंड में पास होंगे, जो एक लार्ज स्क्वायर होता है वो 0.2 सेकेंड में पास होगा, और जो स्मॉल स्क्वायर होते हैं वो 0.04 सेकेंड्स में जो रहेंगे वो मशीन से पास आउट होंगे, ठीक है। तो जो ईच स्मॉल स्क्वायर्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0.04 सेकेंड्स को, और आपका ईच लार्ज स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है 0.02 सेकेंड्स को, और जो आपके 5 लार्ज स्क्वायर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 1 सेकेंड को। उसी प्रकार इन सब चीज़ों का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो 300 लार्ज स्क्वायर्स होते हैं वो कितनी देर में पास आउट होंगे? तो वो होंगे विथ इन 1 मिनट के अंदर पास आउट। और जो आपका ईसीजी का पेपर होता है वो कितनी स्पीड से जो होता है वो रन करता है, मतलब कितनी स्पीड से वो चलता है? तो वो स्पीड से चलेगा 25 mm पर सेकेंड की स्पीड से जो रहेगा आपका ईसीजी का पेपर होगा वो रन करेगा, मतलब चलेगा। कितनी स्पीड से? 25 mm पर सेकेंड की स्पीड से। चलिए उसके बाद में आपको कुछ पॉइंट्स और दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि आपको जो पर्पल कलर की लाइन शो हो रही है यहाँ पर, ये चीज़ क्या शो करती है? ये बताती है टाइम, कि कितनी देर में कितने बॉक्स जो रहेंगे वो मशीन से पास होंगे, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन है ये क्या शो करती है? आपका टाइम बताती है कितने सेकेंड्स में पास आउट होगा। ये चीज़, ये लाइन जो होती है वो इंडिकेट करती है। वैसे ही जो ये वाली ग्रीन कलर का जो एरो दिख रहा है, जो ये वाली लाइन होती है, ये आपको क्या शो करती है? ये वाली लाइन शो करती है आपका एम्पलीट्यूड MV, मतलब कि उसकी हाइट कितनी है उसको हम काई में नापते हैं, मिली वोल्टेज में। मतलब जैसे ये आपकी कितनी हाइट में है, ये आपके कितनी मिली वोल्ट में है, तो ये सारे इस लाइन से जो रहते हैं वो हम नापते हैं। चलिए उसके बाद में हम जो हमारा स्मॉल स्क्वायर्स होता है उसको थोड़ा सा और हम बड़ा करके देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ हाइट कितनी होती है? जो स्क्वायर है तो इसकी सारी जो रहेगी वो सेम ही होगी, ठीक है। तो जो आपको स्मॉल स्क्वायर होता है वो होता है 1 mm का। तो हाइट कितनी होगी इसकी? 1 mm, यानी कि 0.1 मिली वोल्ट। तो एम्पलीट्यूड में हमने लिखा 0.1 मिली वोल्ट, ओके। और अगर हम इसके टाइम की बात करें तो कितनी देर में जो स्क्वायर होता है ये पास आउट होता है? तो ये होता है 0.04 सेकेंड के अंदर पास आउट, ठीक है। तो जो आपका एक स्मॉल स्क्वायर हो कितनी देर में पास आउट होगा? 0.04 सेकेंड में या फिर 40 मिली सेकेंड्स में, ठीक है। चलिए देन इसके बाद हम हमारे लार्ज स्क्वायर को देख लेते हैं। तो इसको भी हम लार्ज स्क्वायर को भी बड़ा करके समझते हैं। तो जो ये एक लार्ज बॉक्स होता है वो कंटेन करता है 5 स्मॉल बॉक्सेस को। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें तो 25 दिख रहे, हमें उस जो दिखाई दे रहा है वो नहीं देखना है, हम टाइम के बेसिस पे इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम तो इसमें कैलकुलेशन निकाल रहे हैं ना। तो 5 आपके इसमें आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये कितनी देर में पास होगा? आपका ड्यूरेशन इज इक्वल टू 5 इंटू 0.4। तो कितना आएगा इसमें? 0.2 सेकेंड या फिर 200 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो 0.2 सेकेंड में जो एक बिग बॉस होता है वो पास होता है। अब ये कौन सा बिग बॉस है? ये हमारे ईसीजी का बिग बॉस है, कहीं दूसरे बिग बॉस में आप मत घुस जाना, ठीक है। तो इसका मेन कंक्लूजन क्या निकला? तो मेनली आपने इसमें 3 चीज़ जो इंपॉर्टेंट देखी आपने, कि जो आपका 1 mm, जो 1 mm छोटा वाला स्क्वायर बॉक्स होता है आपका 0.04 सेकेंड में पास आउट होगा, और जो आपके 5 स्क्वायर बॉक्स होते हैं वो आपके 0.20 सेकेंड्स में पास आउट होंगे। सॉरी, जो आपका एक लार्ज स्क्वायर होगा वो कितने आपका 0.20 सेकेंड्स में पास आउट होगा, ये जो कि 5 mm का होता है। और जो आपका एम्पलीट्यूड MV होता है वो कितना होता है इसका? 5 mm, यानी कि लार्ज बॉक्स का कितना होगा? 0.5 MV। अब हम देखते हैं इस पेपर के अंदर, आपको ना एक चीज़ और दिखाई देगी इस पेपर के अंदर। जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ, आपको इस टाइप के और कुछ दिखाई देते हैं, ठीक है, आगे की तरफ। इसको हम थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड या फिर कैलिब्रेशन, ठीक है।
स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन इसको बोला जाता है। ये क्या शो करता है कि जो आपका ईसीजी है, ईसीजी का पेपर है, ये जो है आपका ठीक से हुआ है। हम इस चीज़ से देख के पता लगाते हैं कि जो हमारी ईसीजी है वो प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है, सही से ईसीजी जो है निकली है या फिर नहीं निकली है। तो इसको हम कैसे देखेंगे कि आपकी ठीक है या नहीं, इसका स्टैंडर्ड क्या होता है। तो ये आपका कितना होना चाहिए, ये आपका 1 मिलीवोल्ट का होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि 10 mm का होना चाहिए। एक स्मॉल स्क्वायर कितना था, 10 mm का था ना, यानी कि इसमें आपका 10 स्मॉल स्क्वायर्स में होंगे। या फिर हम बोल सकते हैं इसके अंदर 2 बिग स्क्वायर्स जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है, जैसे ये एक बिग स्क्वायर और दूसरा बिग स्क्वायर। अगर इस टाइप से आपका आ रहा है तो जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपका कैलिब्रेशन है वो ठीक है। मतलब किससे हम क्या पता लगा सकते हैं, जो आपकी ईसीजी है वो बिल्कुल ही ठीक हुई है मशीन के द्वारा, या फिर पेपर में कोई भी मिस्टेक जो है वो नहीं आई है। वहीं अगर इसमें अगर कोई मिस्टेक आती है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, या फिर इसमें कुछ ज़्यादा कम लाइनिंग वगैरह होती है, बॉक्सेस होते हैं, तो फिर मतलब जो ईसीजी उसमें भी गड़बड़ दिखाई दी गई है। और फिर हम पेशेंट को दोबारा ईसीजी पे भेजते हैं, क्योंकि जो पेपर है यहाँ से हम मुझे पता लगा सकते हैं ईसीजी सही से हुई है या फिर नहीं हुई है। देन चलिए इसके बाद देखिए, जो आपको ये दिखाई दे रही है, जो सबसे लास्ट वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया, इसे हम रिदम स्ट्रिप कहते हैं। तो इससे हम जानेंगे कि हम रिदम कैसे कैलकुलेट करेंगे और जो हार्ट रेट है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट रेट। अब हार्ट रेट होता क्या है, जो आपका नॉर्मल हार्ट होता है वो कुछ इस टाइप से धड़कता है। जो आपका नॉर्मली हार्ट बीट होता है वो यही 60 to 72 ब्रीथ्स पर मिनट के समथिंग जो होता है वो होता है। और अगर आपका जो हार्ट रेट है वो 60 ब्रीथ्स पर मिनट से अगर कम धड़कने लगता है, अगर आपकी स्लो हार्ट रेट होती है, तो उसे हम कहेंगे ब्रेडिकार्डिया। मेडिकल टर्म में क्या कहा जाएगा, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का क्या मतलब होता है, डिक्रीजेस हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट जो रहती है वो कम हो जाती है। या फिर आपका 72 ब्रीथ पर मिनट या फिर 100 तक चला जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेगिकार्डिया। ट्रेगिकार्डिया मतलब क्या होता है, ज़्यादा हार्ट बीट हो जाना। अब इसके बाद देखिए, ये जो है जो आपको दिखाई दे रही है, जो ये वाली हमारी रिदम स्ट्रिप है, इसमें जो ये एक जो है, इसमें ये कुछ इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बन रखे हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स बन रखा है, दूसरा कॉम्प्लेक्स बन रखा है। अब जो कॉम्प्लेक्स बन रखे हैं, इनके बीच में, इन सबके बीच में आपके बिग बॉक्स कितने हैं, कितने बॉक्स है इसमें, जैसे कि इसमें कितने बॉक्स है, 5 बॉक्स है, ठीक है। पहले कॉम्प्लेक्स में कितने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, 5 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही जो दूसरा वाला है उसमें कितने बॉक्स है, इसमें भी 5 बॉक्स है। तीसरे वाले में कितने, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 बॉक्स है। यानी कि ये रिदम जो है आपकी किस टाइप की रिदम आई है, यह आपकी एक रेगुलर रिदम आई है। क्या कहा जाएगा इसको, रेगुलर रिदम कहा जाएगा, ठीक है। अब इस रेगुलर रिदम से हम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स इन 1 RR इंटरवल जो निकल रहा है ना, इसको हम बोलते हैं आर बोलते हैं, अभी बताऊंगा मैं इसको आपको। तो जो एक आर होता है उससे दूसरे आर के बीच में कितने लार्ज बॉक्स जो होते हैं वो आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लिख लेंगे, उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर कितने भी आए, जैसे 5 आए, 6 आए, 7 आए, 4 आए, ये सारी चीज़ें हम उसमें क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब इससे हम हार्ट रेट कैसे निकालेंगे, तो हम हार्ट रेट निकालने के लिए इन नंबर्स को 300 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। याद रखना 300 से नंबर जो रहेंगे वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे 5 आए थे, तो हमने 5 को 300 से डिवाइडेड कर दिया, तो हमारी कितनी ब्रीथ्स पर मिनट आई, 60 पर ब्रीथ्स जो है पर मिनट आई, ठीक है। तो रेगुलर रिदम के अकॉर्डिंगली ये हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो निकल कर आया। चलिए ये तो हो गई नॉर्मल की बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी इरेगुलर रिदम की। इरेगुलर रिदम अगर आती है तो उस चीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसको कैसे फाइंड आउट ईसीजी के द्वारा करेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाली रिदम देखिए आप, इसमें कैसे, जैसे आपके जो लार्ज बॉक्स है उसमें बस 1-1.5 बॉक्सेस जो है वो कवर हो पा रहा है। इस वाले में अप्रोक्स 2 आ रहे हैं, फिर आगे देखो तो थोड़ा सा और बढ़ गया, ज़्यादा आ रहा है और भी, तो इसमें और भी ज़्यादा है, फिर नेक्स्ट में कम हो गया, फिर इसमें और कम हो गया। मतलब ये सारी की सारी रिदम जो है वो इरेगुलर है। तो जो ये वाली रिदम होती है ना, इसको निकालने के लिए हमारा अलग सा फॉर्मूला लगता है। इरेगुलर के लिए थोड़ा फॉर्मूला जो होता है वो अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे 30 बिग स्क्वायर्स है इनको हम काउंट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे 30 बिग स्क्वायर्स है उन सबको हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे उनकी। चलिए, तो जैसे मान लो कि आपने 30 बिग स्क्वायर्स जो है वो काउंट कर लिए। अब हम देखेंगे जो हमारे 30 बिग स्क्वायर्स है इनके अंदर हमारे कितने कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। जैसे ये जो दिखाई दे रही है हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें हमने काउंट करें तो हमारे इसमें कितने 14 कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। कितने कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं इसमें, हमारे 14 कॉम्प्लेक्स जो है वो बन रहे हैं। तो अब इन कॉम्प्लेक्स से हम क्या करेंगे, जो हमारा हार्ट रेट है उसको कैलकुलेट करेंगे। किस केस में, इरेगुलर के केस में। रेगुलर वाले केस में तो आपको मैंने बता दिया, उसी टाइप से निकल जाएगा, बट इरेगुलर के लिए ये वाली ट्रिक आपको यूज़ करनी पड़ेगी।
तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स में हमारे कितने बिग स्क्वायर्स आए, 30 आए। आपके जितने भी आए आप उस टाइप पे उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, बट अभी हमारे कितने आए, 30 आए। अब हम तो टोटल 30 बिग स्क्वायर्स में कितने, 14 कॉम्प्लेक्सेस जो आए हैं। टोटल सारे कितने बिग स्क्वायर्स है और इनके अंदर 14 कॉम्प्लेक्स जो निकल कर आए हैं। तो इसके बाद में इरेगुलर की हार्टबीट हम कैसे निकालेंगे, जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस आए हैं, जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स निकल कर आए उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10। तो 14 इंटू 10 कितने आएगा, 140 बीट्स पर मिनट। तो कितनी हार्ट रेट आएगी, 140 बीट्स पर मिनट। यानी कि इस केस में पेशेंट को क्या है, टेकीकार्डिया है, उसकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल से अधिक है, यानी कि जो पेशेंट का दिल है वो ज़्यादा मात्रा में धड़क रहा है। ओके, तो आपको रिदम कैलकुलेट करना आ गया होगा शायद से, और आपको हार्ट रेट कैलकुलेट करना भी आ गया होगा। इसके बाद हम मेन चीज़ इसमें देखेंगे जो कि होने वाला है हमारा PQRS कॉम्प्लेक्स। जो ये हमारी वेव है, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इन सब के बारे में हम आप जान लेते हैं। सो ये वेव्स होती क्या है, तो जो आपकी पी वेव होती है वो क्या शो करती है, जो पी वेव होती है वो आपका आर्टेरियल डिपोलराइजेशन जो होता है वो शो करती है। फिर इसके बाद में बनेगा हमारा QRS कॉम्प्लेक्स, और जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये क्या बताएगा, ये चीज़ शो करेगी डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके डिपोलराइजेशन को शो करेगा QRS कॉम्प्लेक्स। और इन द एंड जो टी वेव होती है वो किस कंडीशन में बनती है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिपोलराइजेशन करते हैं। जब वेंट्रिकल्स रिपोलराइजेशन होते हैं तब क्या बनती है, टी वेव जो होती है वो बनती है। ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लेना। तो यही सारी की सारी जो रहती है आपकी रिदम्स होती है, जो कि आपको पूरे के पूरे ECG पेपर्स में होती है वो दिखाई देती है। इसके अलावा आपको बहुत सी चीज़ें और दिखाई दे रही होगी, जैसे कि आपका PR इंटरवल हो गया, PR सेगमेंट हो गया, ST सेगमेंट हो गया और QT इंटरवल्स हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम PR इंटरवल क्या होता है। तो क्या होता है PR इंटरवल, टाइम फॉर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टू मूव बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। मतलब क्या है, जो आपका एट्रिया और वेंट्रिकल्स है दोनों के बीच में कितना टाइम लग रहा है आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मूव होने में, ये चीज़ कौन शो करेगा, PR इंटरवल जो रहेगा वो शो करेगा। अब नेक्स्ट आएगा इसमें आपका ST सेगमेंट। अब ST सेगमेंट क्या शो करता है, ये शो करता है टाइम बिटवीन डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो ST सेगमेंट बताएगी जो हमारे वेंट्रिकल्स है वो कितनी देर में डिपोलराइजेशन हो रहे हैं और रिपोलराइजेशन हो रहे हैं। इसके बाद में आता है हमारा RR इंटरवल, जो कि क्या शो करता है, टाइम बिटवीन 2 QRS कॉम्प्लेक्स। मतलब कि 2 QRS कॉम्प्लेक्स बनने में हमारा कितना टाइम जो है वो लग रहा है। जैसे ये एक R है, ये जैसे मैंने आपको पहले वाले डायग्राम में दिखाया था ना, मतलब कि एक R से लेकर के दूसरे R के बीच में क्या होता है, तो एक R से लगाकर दूसरे R के बीच में क्या होता है, हमारा RR इंटरवल जो होता है वो होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी थी ECG समझने से पहले और ECG समझने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम सबसे पहले एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पी वेव। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि एबनॉर्मलिटीज़ कैसे देखते हैं, नॉर्मल कैसे देखते हैं, क्या क्या बीमारी है, किस लाइन से क्या बीमारी शो होती है, सारी चीज़ें हम इनसे जो रहेगी वो समझेंगे और अच्छे से जो रहेगी वो डिस्कस के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पी वेव के बारे में। ठीक है, तो जो पॉजिटिव होता है हमारा पी वेव वो होता है लीड 1 में और लीड 2 में। अब पॉजिटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब होता है ऊपर की तरफ, और ये लीड 1 में भी होता है और लीड 2 में भी होता है। और बाईफेजिक होता है लीड V1 में और V2 में। अब बाईफेजिक का मतलब क्या होता है, बाई मतलब 2 और फेजिक मतलब कि ऊपर नीचे होना। ठीक है, मतलब कि 2 अलग अलग फेज में जो रहेगा वो जाएगा। तो बाईफेजिक किस में होता है, हमारा लीड V1 में और V2 में। और डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर आपकी कौन सी लीड्स में होता है, AVR में। ठीक है, तो AVR में क्या रहेगा, जो हमारा पी वो जो रहेगा वो नीचे की ओर दिखाई देगा। अब इसकी हम ड्यूरेशन की अगर बात कर लें, इसकी ड्यूरेशन होती है 2.5 से 3 स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर्स। ठीक है, 2.5 से 3 स्मॉल स्क्वायर्स जो रहती है इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो होती है। ठीक है, तो जो 2.5 से 3 स्मॉल स्क्वायर्स में जो आपका पी वेव होता है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने दिखाया था आपको डायग्राम में, वहाँ से इस चीज़ को आप थोड़ा सा रिलेट कर लेना अपने माइंड में। अब ये कितना हो गया हमारा, लेस देन 120 मिली सेकेंड्स। अब एक डिजीज़ होती है जिसे कहा जाता है राइट एट्रियम इनलार्जमेंट। अब इस डिजीज़ के बारे में आपको कब पता चलेगा,
जब आपका ये जो ड्यूरेशन है 2.5 स्मॉल स्क्वायर से कम हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका पी वेव है वो 2.5 स्मॉल स्क्वायर से कम में बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो राइट एट्रियम है वो उसमें इन्लार्जमेंट हो रहा है। थोड़ा सा आप इसको देखो, इसमें भी और इन दोनों में जो आपका इन जो लार्जमेंट है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो दिखाई दे रहा है जो इसका नॉर्मल से थोड़ा सा साइज़ है वो कम हो गया है इन दोनों में। तो इसको क्या कहा जाता है, राइट एट्रियम इनलार्जमेंट। उसी प्रकार एक होता है लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट, और ये हम कब बोलेंगे, इसमें क्या होगा, जो ड्यूरेशन रहेगी वो 3 स्मॉल स्क्वायर से बढ़ जाएगी। तो आप जैसे कि इसमें देख सकते हो जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे देखो पी वेव की ये नॉर्मल ड्यूरेशन होती है और ये इसमें कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है 3rd नंबर में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट। आ गया स्टूडेंट समझ में, जो आपकी पी वेव्स होती है उसमें कुछ इस टाइप्स की एबनॉर्मलिटीज़ होती है वो दिखाई देती है। चलिए इसके बाद में हम आते हैं हमारे पी आर इंटरवल की तरफ। तो जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो होती है 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर्स में जो आपका नॉर्मल पी आर इंटरवल जो होता है वो होता है, यानी कि 120 से 200 मिलीसेकंड जो आपका पी आर इंटरवल जो होता है वो होता है। और ये चीज़ प्रोलोंग्ड मतलब कि कब कहलाएगा, लंबे समय का, जब आपका ये जो चीज़ें ये 5 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो जाएगी। प्रोलोंग्ड मतलब कि लंबा होगा, जो आपका पी आर इंटरवल है वो ज़्यादा हो गया है, 5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स से भी कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। अब इस कंडीशन में क्या बनेगा, इस कंडीशन में आपको 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है, या फिर पेशेंट को 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है, या फिर 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक के केस में भी ये जो पी आर इंटरवल जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। वहीं अगर आपका पी आर इंटरवल अगर शॉर्ट हो जाए, आप शॉर्ट मतलब कि 3 स्मॉल बॉक्स स्क्वायर बॉक्स से कम हो जाए, मतलब कि जो आपकी ईसीजी की रिपोर्ट है उसके अंदर जो पी आर इंटरवल है वो 3 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स से कम बने, तो उस केस में ऐसी कंडीशन में आपकी डिसीज बन सकती है वोल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम। ओके, अब चलिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का। तो जो ये कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या होता है, हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है। तो इसको अब हम देख लेते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को। तो जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, 2 से लगा करके तो 2.5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, मतलब जो आपका नॉर्मल प्रॉपरली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो 2 से 2.5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स में बन जाता है। ठीक है, यानी कि 80 से 100 मिली सेकेंड्स में जो आपका ये बॉक्स है वो बन जाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बन जाएगा। अब बात करें अगले, तो जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है आपका नैरो भी हो सकता है, और ब्रॉड का मतलब क्या होता है, पतला होना, और ब्रॉड का क्या मतलब होता है, चौड़ा होना। तो जो नैरो होता है वो किस केस में होगा आपका, तो जो सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया होता है, इस केस में जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो नैरो होगा। और आपका ब्रॉड कब होगा, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के केस में जो आपका क्यूआरएस इंटरवल है वो ब्रॉड हो जाएगा। टेकीकार्डिया दोनों ही केस में हो रहा है, दोनों ही केस में आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ रही है, पर एक केस में क्या हो रहा है, आपका सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो रहा है, और अगले केस में आपके वेंट्रिकुलर जो रहे उनमें टेकीकार्डिया हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो किस कंडीशन में बनेगा। मतलब जैसे आप देखिए इसमें आर्टेरियल फ्लटर का अगर केस होता है तो इस केस में जो आपका क्यूआरएस है वो नैरो हो गया, मतलब कि छोटा हो गया है, या हम कह सकते हैं पतला हो गया काफ़ी ज़्यादा। जो आर्टेरियल फ्लूट होता है इस केस में जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो गया, पतला हो गया है। वहीं आपका आर्टेरियल फिब्रिलेशन के केस में इसमें आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो देखिए इसमें भी क्या हो गया है, छोटा हो गया है, नैरो हो गया है। इन दोनों कंडीशन में जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो गया है, नैरो हो गया है। अब अगला देख लेते हैं हम, जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ब्रॉड किस केस में होता है, मतलब कि चौड़ा किस केस में हो जाता है। तो इसमें आप देखिए वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, इस केस में क्या हो गया है, जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस केस में होता है, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के केस में। इसके अलावा जो ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो बंडल ब्रांच होता है उनमें ब्लॉक हो जाता है, उस चीज़ को भी जो क्यूआरएस होता है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो ब्रॉड होता है वो शो करता है। जैसे कि आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब आप लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में किसे देखेंगे, लीड V1 में और साथ ही V6 में। ऐसे ही दोनों में V1 और V6 में देखते हैं। इसमें क्या होगा, आपका
जो वेव्स होती है वो डब्ल्यू शेप बनती है। ठीक है, तो V1 में आपको किस टाइप से दिखाई देगा, थोड़ा सा डब्ल्यू शेप दिखाई देगा। और V6 में किस टाइप से दिखाई देगा, आपको थोड़ा सा M शेप टाइप की शेप जो होती है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो V1 में W और V6 में M। उसी टाइप से आपका राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक कब होगा, जब आपका V1 में आपका M बने, और वहीं आपका जो V6 है उसके अंदर क्या बन रहा है, W बन रहा है। ठीक है, तो V6 में आपका इसमें क्या बन रहा है, W बन रहा है, और V1 में आपका क्या बन रहा है, M बन रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे आप याद रखोगे, मेरो से, विलियम और मेरो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा ST सेगमेंट। बेसिकली जो ये वाली होती है आपकी क्या होती है, ST सेगमेंट जो होती है वो होती है नॉर्मली ये जो रहती है सीधी होती है, ये नॉर्मली बिल्कुल ही सीधी जाती है। ठीक है, अब जो आपका ST सेगमेंट होता है इसमें अलग अलग टाइप्स के जो रहते हैं केसेस आते हैं। जैसे कि जो आपकी ST सेगमेंट है ये क्या कर जाए, एलिवेट कर जाए। अब एलिवेट मतलब क्या होता है कि ये जो है ये ऊपर की साइड हो जाए, मतलब ये जो वेव है ये सीधी जानी चाहिए लेकिन ये ऊपर की ओर क्या हो गई है, एलिवेट हो गई है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम एलिवेशन बोलेंगे। अब एलिवेशन ये किस केस में होगा, आपका जो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होगा उस केस में आपका ST एलिवेशन जो होगा वो शो होगा। अब मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन क्या होता है, जो हार्ट अटैक होती है उसे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन जो होता है वो कहा जाता है। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर हमने रिकॉर्ड करके बना दिया गया है, उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अगर वो टॉपिक समझना है तो आप जाके समझ सकते हो। नेक्स्ट पेरिकार्डियाटाइटिस के केस में होगा, हाइपरक्लेमिया के केस में होगा। अब हाइपरक्लेमिया मतलब क्या होता है, जो पोटेशियम है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया हो, इस केस में भी क्या होगा, जो आपकी ST होगी वो एलिवेट हो जाएगी। अब आपका ST इसमें तो क्या होगा, ऊपर चला गया। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। जो ST सेगमेंट है वो डिप्रेशन में भी हो जा सकता है। डिप्रेशन मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं जो हम लोगों को हो रहा है आजकल। डिप्रेशन मतलब कि ये नीचे की तरफ चला जाता है, नहीं तो आप लोग उस डिप्रेशन से रिलेट कर लो जो जिस डिप्रेशन में आप अभी पड़े हो, वो डिप्रेशन नहीं। डिप्रेशन मतलब कि जो ST सेगमेंट है वो नीचे की ओर चला गया हो। ठीक है, तो सीधी जाने की बजाय ये क्या हो गया, नीचे की ओर चली गई। तो अब डिप्रेशन कब होगा आपका, कब होगा डिप्रेशन, बंदी छोड़ के चले जाएगी जब, नहीं बेटा, ये होगा क्रोनिक स्टेबल एंजाइना के केस में और हाइपोकेलिमिया के केस में। अब हाइपोकेलिमिया क्या होता है, मतलब जो आपका पोटेशियम है वो आपकी बॉडी में कम हो गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोक्लेमिया। तो उस केस में भी आपका जो ST डिप्रेशन होता है वो हो जाता है। फिर इसके बाद में आपकी आती है T वेव, जो ये दिखाई दे रही है आपको, ये होती है आपकी T वेव। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 5 mm इन द लिम्ब लीड्स। तो क्या आएगा, लेस देन 5 mm इन द लिम्ब लीड्स में और लेस देन 10 mm इन द चेस्ट लीड में। इसमें क्या होती है, जो T वेव होती है वो बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ जो आपकी T वेव होती है वो टोल कब बनती है। नॉर्मली तो इतनी बनती है, पर ये किस केस में टोल हो जाती है, यानी कि लंबी हो जाती है। इसका क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाएगा। मैंने बताया था आपको एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग में क्या होता है। जैसे कि एक केस होता है हाइपर एक्यूट स्टेमिया। ठीक है, तो जो हाइपर एक्टिव स्टेमी होगा उस केस में इसका एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। अब स्टेमी मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका, एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। इस केस में क्या होगा, जो T वेव होगी वो उसकी जो साइज होगी वो बढ़ जाएगी। और एक और केस होता है हाइपरकेलिमिया। इस केस में भी क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, जो सेम हमारी T वेव है वो टोल हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ केसेस होते हैं जिनमें जो T वेव होती है वो आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी जो T वेव होती है वो इन्वर्टेड किस केस में होगी। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी हो जाना, अपोजिट साइड टोल बन जाना। नॉर्मली ये जो होती है इन्वर्टेड होती है आपकी V1 और V3 लीड में, तो आपको इन लीड में नहीं देखना है। अगर इनके अलावा आपको बाकी दूसरी लीड्स में मिलता है तो कौन कौन से केस में मिलेगा आपको, ये मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के केस में। अगला होता है मायोकार्डियल इश्केमिया, यानी कि जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई है। और आपके हाइपोकेलिमिया के केस में, यानी कि जो पोटेशियम की लेवल है वो भी कम हो गई है। और आपके बंडल ब्रांच ब्लॉक में, अब बंडल ब्रांच ब्लॉक आप कैसे पता लगाएंगे, अगर V4 V6 ये हो रहा है, ये इन्वर्जन अगर आपका V1 V4 से V6 में हो रहा है, तो इससे क्या पता लगता है आपको, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया है। और अगर यही चीज़ V1 V2 और V3 में हो रही है तो इसका क्या इंडिकेशन होगा, मतलब कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया है। एक्चुअली V1 नहीं, ये V2 होगा। ठीक है, V2 और V3 में होगा तो आपको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो रहेगा वो शो होगा। देन इसके बाद देखिए बाईफेजिक T वेव, मतलब क्या, बाई मतलब दो और फेजिक मतलब कि फेज, मतलब कि दो फेज। ठीक है, मतलब क्या, एक ऊपर एक नीचे सेम। ठीक है, तो जो बायोफेजिक T वेव होती है वो कब बनती है, मायोकार्डियल इश्केमिया के
केस में। इसमें क्या होगा, टी वेव गो अप देन डाउन, पहले क्या होगी वो ऊपर जाएगी और फिर सडनली नीचे चली जाएगी। और दूसरा केस कौन सा बनता है, हाइपरकेलेमिया के केस में। इसमें क्या रहेगी, टी वेव गो डाउन देन अप, पहले नीचे जाएगी और इसमें फिर ऊपर आएगी। हाइपोकेलेमिया में क्या होगा, पहले नीचे जाएगी फिर ऊपर की ओर जाएगी। फिर इसके बाद में आता है हमारा QT इंटरवल। QT दिखाई दे रहा है, Q और T, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 9 से 11 स्मॉल स्क्वायर्स। ये कब बढ़ेगा, ये बढ़ेगा प्रोलॉन्ग्ड होगा हाइपोकैल्सीमिया के केस में। हाइपो मतलब कम होना, कैल्सीमिया मतलब कि कैल्शियम, जो आपके ब्लड में कैल्शियम है वो कम हो गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा आपका, ये प्रोलॉन्ग्ड होगा, बढ़ जाएगा। और ये आपका नैरो कब हो जाएगा, QT इंटरवल मतलब कि पतला कब हो जाएगा, ये होगा हाइपर कैल्सीमिया के केस में, मतलब कि कैल्शियम की ब्लड स्ट्रीम में लेवल बढ़ जाएगी। तो इसमें हमने ECG के बारे में अच्छे से समझा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखो, तब तो आपको